सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और मंजरी वर्मा का नमस्कार। कैसी है मंजरी? बस बिल्कुल ठीक है। हमारी सखियां कैसी हैं? वो भी ठीक है। ये मन की आवाज थी भाई, मन से हमने समझ लिया कि वो ठीक है। तो मन की आवाज तो बड़ी जल्दी सुनी जाती है और मन की आवाज पर ही आज हम कुछ बात भी करने वाले हैं। बिल्कुल करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे स्वाद और संवाद पर नियंत्रण की। यानी कि जो आपका स्वाद है और जो संवाद है जो कि आपके मन से निकलता है वो बराबर एक ही धुन में रहे, ये याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी एक ऐसी सखी की जिन्होंने ऊंचाइयों पर अपना नाम लिख दिया है, यानी कि पर्वतारोही अंशु जैन सिंपा। और इसी के साथ आज क्योंकि मंगलवार है तो हम बात करते हैं करियर की। तो बात करेंगे रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस की, बात करेंगे कि कैसे ये करियर हम चुन सकते हैं। देखो कितने नए नए तरह के आयाम खुल रहे हैं, कितने सामने आ रहे हैं और तमाम रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर जाकर हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वहाँ पर युवा है वो अपना भविष्य बना सकते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही लेकर आई है मंजरी भाई। काफी लग रहा है कि आजकल के जमाने की ही कोई बात है। बिल्कुल। तो इस बारे में जानेंगे और साथ ही साथ आज हम याद करेंगे किनको? आज है स्मरण दिवस है। रासायनिक युद्ध पीड़ितों से जो पीड़ित हुए लोग उनको याद करने का आज दिन है। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन हम लोगों की बात की शुरुआत हो तो उससे पहले हम लोग एक गीत सुनते हैं।
काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमां हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है, आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। मेरे यार ऐ हुस्न वाले, ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है, आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। भाई मौसम बेईमान हो तो लोग जरा सजग हो जाते हैं, और सजग होने के बाद मतलब वो बराबर नजर रखते हैं कि क्या किस करवट बैठता है मौसम का ये मूड। बिल्कुल। हमारे जैसे कि एक साथी ने लिखा है ना कि भाई मौसम यहाँ पर बड़ा खराब हो रहा है और बादल छाए हुए हैं, ठंड भी बढ़ गई है लिखा उन्होंने, और शायद बारिश भी हो जाए ऐसा लिखा उन्होंने। और वाकई में देखा जाए तो हमारे इधर का भी मौसम कुछ सुबह से ऐसा ही बदली बदली सा है ना। तो मौसम का तो असर कुछ ऐसा ही है, और मौसम बदल भी रहा है, करवटें ले रहा है, तो हमें तो अपना ख्याल रखना ही है ना। और देखिए ये गीत जो हम लोगों ने सुना था लोफर फिल्म का, है ना, लोफर फिल्म का मोहम्मद रफी की आवाज में था, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, आनंद बख्शी का गीत था। तो मंजरी, मौसम की जब हम बात करते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, वक्त बदलता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गुजरे वक्त के साथ बीत तो जाती हैं, लेकिन उनकी स्मृति हमारे मन में हमेशा ताजा रहती है। और आज एक ऐसा ही दिन है, आज दिन है रासायनिक युद्ध पीड़ितों का स्मरण दिवस है जी, जो उसमें उसका शिकार हुए थे जी, उनका स्मृति दिवस है। और कई बार ये स्मृति दिवस हो या कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, खास मौके होते हैं, ये कई बार हमें आगाह भी करते हैं कि ये खास जो चीज है जिनकी वजह से कोई इस तरह से इतनी बड़ी विनाशकारी दुर्घटनाएं होती हैं, तो उनसे हमें कैसे बचना है या किस तरह से ये ना हो, या ये जो इस तरह की घटनाएं हुई उन्हें याद रखा जाए और फिर उस तरफ हमारे कदम ना जाएं जहां जाकर इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। जी बिल्कुल। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2005 के बाद से हर साल 30 नवंबर को डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर यानी रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिन रासायनिक युद्ध के शिकार के लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ शांति, सुरक्षा और बहुत सारी लक्ष्य को मतलब प्रोत्साहित
प्रेरित करने के लिए किया जाता है कि इस तरह की चीजें, जैसा आपने कहा कि अभी ना हो। जरूरी रासायनिक हथियारों के निषेध के संगठन की प्रतिबद्धता को भी ये दिवस दर्शाता है कि कैसे रखना है हमें ध्यान। असल में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियारों का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और कई लाख लोग हताहत हुए थे। वैसे भी रासायनिक चीजें नुकसान ही पहुंचाती हैं। युद्ध में इसका इस्तेमाल होना एक विकट समस्या को जन्म ही देता है और इसके कारण विषकारी घातक प्रभाव से लोग तो अपनी जान से हाथ धो बैठते ही हैं। इसके अलावा बहुत सारी अमूल्य संपत्ति जो विरासत हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। तो गैस, ठोस या तरल पदार्थ के रूप में ये जो चीजें होती हैं ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती हैं। बिल्कुल राजुल जी, क्योंकि जब जैसे ये छोड़ी जाती है तो ये तुरंत ही हवा से मिलकर पूरे वातावरण में घुल जाती हैं। तो सांस की तकलीफ से लेकर हर चीजें शुरू हो जाती है, तो इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है, बच ही नहीं पाता है। तो उसके द्वारा जो पीड़ित हुए लोग थे उन्हें याद करके आज के दिन सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती है और इसीलिए ये दिवस भी मनाया जाता है। और युद्ध जो है वो किसी भी देश के लिए हितकारी नहीं है और ना रहेगा। तो हमेशा यही सोचना चाहिए कि भाई इन चीज़ों से बचे, शांति के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करें और आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे देश की तरक्की में आप भी साथ दें और वो भी साथ दें, ऐसी भावनाएं रखनी चाहिए। और ये जो रासायनिक हथियार हैं ये हार जीत का फैसला नहीं करते, बल्कि ये इस तरफ हमें ले जाते हैं कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में मानव रहेगा या नहीं रहेगा जी। क्योंकि अगर रासायनिक हथियारों का इस तरह से इस्तेमाल होता रहता है तो निश्चित रूप से मानवता को बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। बिल्कुल। और देखा जाए राजू जी, ये पृथ्वी, ये संसार इतना सुंदर, इतना खूबसूरत है कि बस लगता है इसकी खूबसूरती और बढ़ती रहे। इस तरह की जो विपत्तियां आती हैं या संकट आते हैं, युद्ध होते हैं, ये सब ना हो और मानव जीवन से लेकर जो भी पृथ्वी पर है, जीव जंतु सब रहते हैं, सब अच्छे खुशहाल रहे, तरक्की वाले रहें और हरी भरी दुनिया, हरा भरा ये संसार रहे, ऐसा लगता है। अब सोचो ना मंजरी कि जो खुशी वो रासायनिक हथियार से जो जीत हासिल होती है वो खुशी बड़ी है या वो खुशी बड़ी है कि आप किसी ऊंचे से पर्वत पर खड़े होकर नीचे बहती नदी का कलकल बहता हुआ देख रहे हैं, आप कहीं झरने के पास गए हैं और उसकी जो बूंदें हैं उनका स्पर्श आपको सहला रहा है, या आप किसी ऐसे बगीचे में खड़े हैं जहाँ पर तरह तरह के पेड़ पौधे फूल हैं और आप उन्हें देख रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं ना, और कह रहे हैं कि तुमसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। जी। तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। आज दिल की
सुंदरता तूने वो पाई, नाज़ा है तुम पे खुदाई, नाज नहीं अपने पर फिर भी तुझको सुंदरता तूने वो पाई, दिल का हंसी तेरे जैसा, दिल का हंसी तेरे जैसा ना देखा कोई और जुबां पर, आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर, आज दिल की बात आ गई। बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर, आज दिल की बात आ गई। तो भाई कामचोर के इस गाने के साथ तो जुबां पर दिल की बात यही आई है कि इतना खूबसूरत गीत तो मंजरी ने बहुत छांट दिया। सबको पसंद भी आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी खेल सखी के बारे में, जो हमारी पर्वतारोही हैं अंशु जेमसेनपा, और साल 2021 में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित हुई डॉक्टर अंशु जेमसेनपा। 5 दिन में 2 बार एवरेस्ट पर चढ़कर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, और जिसकी कल्पना करें तो हम रोमांच से भर जाते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जाना राजुल जी, और काफ़ी जोखिम भरा साहसी कदम होता है, और एक बार चढ़कर तो ऐसा लगता है कि बस फतेह हासिल हो गई, दोबारा कोई हिम्मत करने की सोच नहीं सकता। लेकिन वहीं पर इन्होंने, अंशु जी ने 5 दिन में 2 बार चढ़ाइयाँ चढ़ी, और ये बड़े गर्व की और साहस की बात है ना। और चढ़ाइयाँ, ये चढ़ने के लिए चढ़ना और उतरना दोनों पड़ा, बहुत तो, मुश्किल होता है। तो वो दोनों ही अपने आप में एक बहुत बड़ा हिम्मत वाला काम है, और उत्साह से भरी अंशु जेमसेनपा का इस बात के लिए सच में काबिल तारीफ है, ये दाद के काबिल है। अरुणाचल प्रदेश की हैं ये, और पश्चिमी कामेंग जिले के बोमडीला की रहने वाली हैं। वो भारतीय पर्वतारोही हैं, तो ये हम सभी के लिए भाई गर्व करने वाली बात है कि एक महिला ने ये कारनामा कर दिखाया। इस तरह वो ऐसा करने वाली पहली महिला पर्वतारोही बनी है। उनके पति सेरिंग वांग अरुणाचल पर्वतारोहण और साहसिक खेल संघ के अध्यक्ष हैं, और उनकी 2 बेटियां भी हैं। जी, क्या बात है। और देखिए ना, मात्र 29 साल की उम्र में साल 2009 में अंशु ने पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया था, और अरुणाचल माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के लोगों ने अंशु की प्रतिभा को जब देखा तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। और जहां लोग एक बार एवरेस्ट फतह करने की सोचते हैं या ख्वाब देखते हैं, वहीं आपने अब तक कुल 5 बार वे एवरेस्ट पर चढ़ाई करके उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। साल 2011 में वो 2 बार चढ़ी, और उस वक्त उन्हें 10 दिन लगे थे। जी। इसके बाद 2013 आया और उसमें 1 बार चढ़ी, और साल 2017 में फिर से 2 बार,
वो भी सिर्फ 5 दिनों में उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। जब वो पहली बार सफल हुई थी तो उनकी खुशी की सीमा नहीं थी। वो इस बारे में कहती हैं कि जब मैं वहाँ पहुंची तो लगा कि सब कुछ थम गया है और मैं भगवान के करीब पहुंच गई। सही बात है, इतनी ऊंचाई पर जाना और इतने अच्छा मौसम भी रहता है और कह सकते हैं कि मौसम बिगड़ता भी है, तो वहाँ पर ये भावनाएं उनके अंदर उठी तो अपने आप में बहुत बड़ी सी बात है। और साल 2011 की उपलब्धि पर जब 10 दिनों के अंदर वे 2 बार एवरेस्ट विजेता बनी, तब उस समय जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे तो उन्होंने कहा था कि आपने अपनी इस उपलब्धि से पूरे भारत को गौरवान्वित किया है। और मैं ये जानकर चकित हूँ कि 2 बच्चों की एक माँ ने 10 दिनों के भीतर 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली। तो वही बात है ना मंजरी की कहीं पर भी परिस्थितियां आपके पैरों में बेड़ी नहीं बन सकती, ये उन्होंने साबित कर दिया। कोई भी स्थिति हो, कोई भी मौका हो, मौके की तरफ आगे बढ़ने का अगर जज्बा है आपके मन में, कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उनको कई पुरस्कार भी मिले हैं। साल 2012 और 13 में स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए अंशु जनसेमका का नाम सुझाया था और 2017 में उन्हें ये पुरस्कार मिला। साल 2018 में एडवेंचर के लिए भारत का सर्वोच्च साहसिक पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था और अब उन्हें इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जी, और इस तरह डॉक्टर अंशु जैनसेम्पा ने विश्व रिकॉर्ड बनाया और 5 दिनों में 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे तेज महिला पर्वतारोही बन गई। और विवाह से पहले वे गुवाहापुर में रहती थी और उनका नाम दीपिका कलिता था और बाद में उनका नाम अंशु पड़ा। और 14वें दलाई लामा के आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने 2 अप्रैल साल 2017 को गुवाहाटी से एवरेस्ट से चढ़ाई अभियान शुरू किया था। उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप जो कि 17,600 फीट पर है, वहां से अनुकूलन के लिए 38 दिन का समय लिया और 4 अप्रैल को उनकी मुख्य यात्रा शुरू हुई थी। 16 मई को 9:15 पर उनके साथ 17 और भी पर्वतारोही थे। तो उन्होंने इस तरह से समूह में पहाड़ पर चढ़कर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। और 19 मई को उन्होंने एक नेपाली पर्वतारोही फरी शेरपा के साथ दूसरे कठिन दौरे की शुरुआत की थी और लगभग 10 बजे तक उन्होंने लंबी पैदल यात्रा बिना किसी रुकावट के साथ की और अंत में 21 मई 2017 को 7:45 पर वो शीर्ष पर पहुंच गई थी। तो इस तरह से उन्होंने कितनी साहसिक कार्य किया और जब उनके मन में इतना जोश था, जज्बा, जुनून सब उनका बढ़ा हुआ था, तो बस वो आगे बढ़ती चली गई और फतेह हासिल कर ली। भाई हम तो यही कहेंगे कि हमारी यह जो नारी शक्ति है हमारे देश की, वो हमेशा इसी जज्बे के साथ बड़े बड़े ऐसे कारनामे कर जाती है कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। और ये उंगलियां दबाने का जो सिलसिला है ये आज का नहीं, सदियों पुराना है और आगे भी ऐसे ही चलता रहे। हम शुभकामनाएं देते हैं कि अंशु जनसेम्बा का ये जो जीवन है, जो उनकी यात्रा है, वो इसी तरह निर्बाध चलती रहे और वो नए कीर्तिमान, नए प्रतिमान स्थापित करते रहे और हमारी बेटियां उनसे अपना एक सबक लेती रहें आदर्श बनाकर। और हम एक गाना सुन लें। पर्वत बोलते हैं हो, कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं। पर्वतों के बोलने से दिल डोलते हैं, कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं हो, पर्वतों के बोलने से दिल डोलते हैं। सर से मेरे आंचल सरकता है ऐसे, हाथों में ये कंगन खनकता है ऐसे, सीने
मंजरी, पर्वतों की ये बेजुबानी, लेकिन इन्हीं बेजुबानों पर्वतों के जो हृदय हैं वो धड़क उठते हैं जब इस तरह के साहसिक काम होते हैं। तो हम बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर सभी सखी सहेलियों का और सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। और मंजरी, जैसा कि हमने कहा था ना कि हम कुछ करियर की भी बातें लेकर आए हैं, और आज एक बहुत ही विशिष्ट क्षेत्र है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। इस क्षेत्र में कैसे अपना करियर बनाया जा सकता है, ये कैसे बना जा सकता है, ये टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन कैसे बना जा सकता है, इस बारे में हम बताने वाले हैं। क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो गंभीर बीमारी होती है, तो फिर सबसे पहले यही कहा जाता है कि पहले आप वहाँ से चीज करा के आइए, है ना। तो भाई इनके काम की बहुत वैल्यू होती है। और ये कोर्स जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। यानी कि आपके जो तमाम परीक्षण होते हैं वो परीक्षण करने वाले विशेषज्ञ को कहते हैं रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। जी, और रेडियोलॉजी टेक्नीशियन मेडिकल के क्षेत्र में जो है राजुल जी, एक उभरता हुआ करियर विकल्प है जिसे आप कर सकते हैं। मेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है जहां डॉक्टर, नर्स के अलावा बहुत से लोग जुड़े होते हैं और जो इस फील्ड में एक टीम की तरह कार्य करते हैं। सबके कार्य अलग अलग होते हुए भी चिकित्सा से जुड़े होते हैं। उन्हीं में से एक ये है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। देखो ना, आजकल हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए एक्सरे किया जाता है और ये काम जो है रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। आज के समय में ये क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से उभर कर आ रहा है, बेहतरीन संभावनाएं भी हैं। रेडियोलॉजिस्ट शरीर के विभिन्न अंगों का एक्सरे करते हैं। जी, और एक्सरे करते वक्त मरीज के आसपास के लोगों पर रेडियो एक्टिव किरणों का साइड उसका प्रभाव ना पड़े, इस बात की भी बहुत निगरानी रखी जाती है, ख्याल रखा जाता है। और वैसे भी एक्सरे रूम में मरीज को ही अंदर प्रवेश करने की अनुमति होती है, लेकिन अगर कभी कभी कोई उसके साथ का परिवारजन कहता है तो ठीक है आप आ जाइए, लेकिन उन्हें दूर ही रखा जाता है उस जगह से। ज़्यादातर तो मना ही किया जाता है कि एक्सरे रूम में कोई ना जाए। और इसके अलावा वो रेडियोग्राफिक उपकरणों की देखभाल भी करते हैं और जो रोगियों का रिकॉर्ड होता है उसको भी सुरक्षित तरीके से रखते हैं। और इस कोर्स को करने के लिए कई तरह के कोर्स होते हैं। इसमें सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर डिप्लोमा, डिग्री और मास्टर्स तक के कोर्स भी उपलब्ध होते हैं। अब क्या कर सकते हैं कि बीएससी इन रेडियोलॉजी कर सकते हैं, ये 3 साल का है। सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी 1 साल का है, ये भी किया जा सकता है। इसके अलावा डिप्लोमा भी आप ले सकते हैं, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, ये भी 1 साल का की अवधि होती है इसकी, तो ये भी कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, ये 2 साल की अवधि का होता है, तो ये डिप्लोमा भी लिया जा सकता है। बिल्कुल, और इस क्षेत्र में संबंधित स्नातक डिग्री, सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा कोर्स करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी में 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप साइंस के विषयों में स्नातक हैं तो पीजी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। और कुछ संस्थान होते हैं उसमें वहाँ पर भी प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाता है, और 12वीं के पास जो आपके अंक होते हैं उसके बाद वो देख करके वहाँ पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अब अगर हम अवसरों की बात करें तो इस क्षेत्र में स्नातक रेडियोग्राफर, रेडियोलॉजिक प्रौद्योगिक विद या वैज्ञानिक प्रयोगशाला सहायक या क्लिनिक सहायक बन सकते हैं, या फिर एक्सरे तकनीशियन बन सकते हैं, अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ बन सकते हैं। तो काफ़ी संभावनाएं हैं। इसके अलावा डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट से एमआरआई और एंजियोग्राफी और इलाज परीक्षण के लिए
सभी प्रकार की मदद लेते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल, और इन सब के लिए बहुत ज्ञान होना, बहुत सतर्क बहुत ज़रूरी है कि कैसे आपको किस मरीज का क्या क्या आपको टेस्ट करने हैं, एक्सरे करने हैं, तो उन सब चीज़ों की जानकारी बहुत ध्यान से आपको सीखनी होती है और आगे करना भी होता है काम। और ये करियर विकल्प के तौर पर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए अच्छा होता है। और रेडियो इमेजिनिंग में 1 साल के लंबे कार्यक्रम में 2 सेमेस्टर होते हैं। कोर्स के दौरान छात्रों को शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, विकिकरण भौतिकी, इमेजिनिंग भौतिकी और रेडियोग्राफिक्स स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है। यानी कि जो बहुत सारे विषय हैं शरीर विज्ञान से संबंधित, उन सब के बारे में सारी जानकारी दी जाती, पढ़ाया जाता है। और साथ में जो मशीनें होती हैं उनके बारे में भी सूक्ष्म छोटी से छोटी जानकारी हर विद्यार्थी को बताई जाती है। सफल स्नातकों के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में काफी संभावनाएं हैं, जैसा कि हमने कहा था कि बहुत उभरता हुआ ये क्षेत्र है। तो रेडियोलॉजिस्ट बनने के बाद आप किसी भी नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर या जो एक आजकल है नहीं मल्टीपल हॉस्पिटल है जहाँ पे मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी काम कर सकते हैं, या आप खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे कितने सारे ऑप्शन हैं इसमें काम करने के लिए। और जैसा कि काम है तो भाई अच्छी सैलरी भी प्रतिमाह मिलती है, और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाता है तो उस अनुभव के आधार पर भी आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। और बहुत सारे कोर्स जिसको करना है तो उसकी जानकारी तो बहुत सारी नेट से आप देख सकते हैं। और वैसे तो अब हमारे दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु और अहमदाबाद के बहुत से संस्थान है, वहाँ पर भी आप जानकारी लेकर के प्रवेश ले सकते हैं। और जहाँ जहाँ भी आपको पता चले किन किन शहरों में होता है तो वहाँ से आप इस कोर्स को करके अपना करियर बना सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर इस क्षेत्र में आपकी रुचि है तो इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कीजिए, क्योंकि ये सेहत से जुड़ी हुई बात है। और कई बार ऐसा होता है ना कि अगर सेहत अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। मतलब सौंदर्य भी फीका पड़ जाता है अगर सेहत जरा सी रूठ जाए तो। अरे पूछिए मत। बिल्कुल, जो गालों के गुलाब हैं वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं, आंखें झुर्रियां पड़ जाएंगी, नीचे कालापन आ जाएगा, बहुत सारी सब चीज हो जाती है। और जब देखा जाए कि जब इस तरह के कोर्स को करते हैं बच्चे, तो जब वो जाते हैं तो वहाँ पे उनको सब सेहत के बारे में जानकारी तो मिलती है, तो वो खुद भी अलर्ट हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं कि भाई हमको भी कैसे रहना है ना। तो बहुत सारे फायदे भी हैं, है ना।
हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। भाई नज़ारे देखें या ना देखें, लेकिन हम अपने स्वाद को जरूर समझें, संवाद को जरूर देखें, उस पर नजर जरूर रहे, क्योंकि आप एक बार अपने आसपास के वातावरण से अनभिज्ञ रह सकते हैं, उसके बारे में आप ध्यान ना दें, ये हो सकता है, उसको नजरअंदाज एक पल को ही सही कर सकते हैं, लेकिन अगर जरा सी भी चूक हुई आपके संवाद में तो सारा या मामला आपके स्वाद में जी बिगड़ सकता है तो ना, रिश्ते बिगड़ते हैं जी। संवाद अगर चूक होती है, और सेहत बिगड़ती है अगर स्वाद गड़बड़ होता है, बिल्कुल। और स्वाद और संवाद दोनों यदि सही मात्रा में उपयोग किए जाते हैं तो उनका जायका खाने और सुनने यानी दोनों में बना रहता है, और जो इन पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसका भाई जीवन भी सफल हो जाता है। और इन दोनों को चखने और कहने का जरिया जीभ यानी जिह्वा ही है। इस तरह से ये मिलकर 3 हो गए, स्वाद, संवाद और जिह्वा। और ऐसी कहावतें भी हम सभी ने सुनी है कि भाई 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसे सुनिए ना कहावतें। और अब चौथा इसमें कान आ जाता है, यानी हर सूरत में कान को ही श्रवण करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। और अच्छा देखो ना, जबान का कितना बड़ा रोल होता है कि कहते हैं जबान संभाल के, जबान पे लगाम दो। जबान बड़ी चटोरी है, जबान काबू में रखो, मतलब हर तरह से जबान को कहा जाता है, जबकि बात मामला कहाँ होता है, स्वाद का और संवाद का। लेकिन क्या किया जाए, देखो हमारे एक साथी लिखते भी हैं कि वैसे हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन सही नियंत्रित तरीके से संवाद किया जाए तो निजी और व्यावसायिक जीवन ज्यादा आसान और प्रभावशाली बन जाता है। विचारों और व्यवहार को संयमित करने से सकारात्मकता एवं प्रसन्न चित्तता बढ़ती है, और इसी तरह खाने में भी मीठा, नमक, तीखा और खट्टा ये स्वाद हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाते हैं, पर इनकी मात्रा अधिक होने पर ये सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो स्वाद को मात्रा के अनुसार ही ग्रहण करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है और तंदुरुस्ती बरकरार रहती है। तो वही कहा ना कि स्वाद दोनों का जी वो है। और देखिए ना, हमारी एक सखी ने लिखा है कि स्वाद जिह्वा से संबंध रखती है और संवाद भी जिह्वा से ही संबंध रखता है, और दोनों पर कंट्रोल होना जरूरी है। आज जीभ की बात होगी, स्वाद हो या संवाद अदायगी, एक से सेहत दूसरे से सीरत, यानी आपका बोलने का लहजा जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों बहुत जरूरी हैं। तो हमारे बहुत सारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर भेज रहे हैं, और एक ने लिखा है कि वैसे हम बातें तो बहुत करते हैं, ये शायद आपने तीखा मीठा नमकीन वाला पढ़ा है, है ना। तो देखो ये बात तो है ना कि स्वाद अगर बिगड़ता है तो अपच शुरू होता है, बिल्कुल। सबसे पहले पाचन क्रिया पर असर पड़ता है, और संवाद अगर बिगड़ता है तो उससे विवाद उत्पन्न होता है। तो दोनों ही स्थितियां ऐसी हैं जो कि मतलब नॉर्मल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। कुछ
ऐसा है जो कि जो आपकी सहज अवस्था है उसको बिगाड़ता है। बिल्कुल। और जो क्या कहते हैं कि जब आपका जो है यदि जीभ का नियंत्रण हो जाता है और यदि जीभ का उपयोग संवाद करते समय उपयुक्त वाणी या भाषा का उपयोग किया जाता है तो श्रवण करने में और दिल को सुकून भी पहुंचाती है और आपका मन भी शांत रहता है और जो प्रत्येक कार्य होता है वो बहुत सुचारू रूप से चलता है। वही बात स्वाद पर भी लागू होती है। नहीं ध्यान रखा तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, शांति स्वास्थ्य की भंग हो जाती है। तो इस तरह की बातें होती है। और जब स्वाद बिगड़ जाए तो भी सुनो और संवाद गलत हो जाए तो भी सुनो। और अब दो की लड़ाई में अक्सर तीसरे का फायदा होता है। बातें आपस में सभी करते हैं लेकिन उन बातों में जो संवाद निकलते हैं या बोले जाते हैं जब तक उनका प्रभाव अच्छा होता है, मसलन आप तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तब तक तो सब ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपने खामियां निकालनी शुरू कर दी तो क्या होता है कि कुछ या तो आपने बुरा भला कह दिया या साफ साफ कटु सत्य ही कह दिया तो भी संवाद में विवाद महाशय पधार जाते हैं, है ना। और उस वक्त नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बात वापस नहीं आ सकती। बिल्कुल वैसे ही जैसे कमान से निकला हुआ तीर। तो इसलिए कहा गया है कि भाई जब बोलना है तो थोड़ा सा सोच लो, विचार कर लो, तब बोलो। और जब हम संवाद अच्छे जब तक करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उस पर भी नियंत्रण नहीं रखा गया तब विवाद की स्थिति है। ना सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात अप्रिय सत्यम। तो इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों को, ये हमारा कहने का मतलब ये इस श्लोक का कतई नहीं है कि दूसरों की चाटुकारिता करने के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए आप झूठ बोलें। लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर ना कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा कल्याणकारी होता है, दूसरों का फायदा होता है। अब जैसे कि भाई एक बात है जो कि हम मंजरी से कहने वाले हैं, हमने सोचा कि हम कहें या ना कहें, फिर हमने सोचा नहीं अब हम कह ही देते हैं कि भाई गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल सुन लिया जाए।
अपनी तो है बस यही दुआ, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे। सुंदर सा हो अपना जहां, प्यार अपना रहे सदा जवां, हम सुख दुख मिल के रहेंगे, हम सुख दुख मिल के रहेंगे। वादा कर ले साजना, तेरे दिल में न रहूं, मेरे दिल तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। तो भाई संवाद मीठा रहे, ये वादा रहा। बिल्कुल वादा रहा। हमारे साथी ने लिखा है कि स्वाद और संवाद दोनों मीठे हों तो जीने की राह आसान और मिठास भरी हो जाएगी। फिर भी मीठी मीठी बातों से और खाने से बचना जरा। बिल्कुल, और इसीलिए तो कहा गया है कि सदैव मीठी बाणी बोलिए, संवाद संभल कर करें जिससे किसी को नुकसान भी ना हो और तीसरा भी सुनकर खुश हो। और यानी मुख में बैठी जीभ जो खुश हो कि मैं ठीक से काम कर रही हूँ, और जब मैं आनंद फैला सकती हूँ तो कड़वाहट क्यों फैलाऊं। बिल्कुल। इसलिए जीवन में यदि चाहिए सबसे अपना मान, वाणी मीठी बोलना सबको अपना जान। और कुटिल वचन सबसे बुरा, दुश्मन बने जहान, मीठी वाणी बोलकर फैला दो मुस्कान। बिल्कुल, क्या बात है ना? क्या जी, खूब क्या खूब गए। बिल्कुल। और संवाद से विवाद ना फैले इसलिए नियंत्रण रखने की कला भी सीखे, सोच समझ कर बोले या कम बोले ना बोले। वहीं कभी कभी ऐसी स्थितियां भी खड़ी हो जाती है राजू जी कि संवाद करना बहुत जरूरी हो जाता है। सामने वाले की बात को सुन लेना या उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहना भी न्यायपूर्ण नहीं लगता है। ऐसे में आपका व्यक्तित्व जो है वो थोड़ा दबा दबा सा लगता है। तो यानी अपने कहने और समझाने का तरीका आप जो है वो सही तरह से अपनाएं, जिससे कि आपकी जो बात है वो सामने वाला समझ जाए। अब रही स्वाद की बात, तो भाई स्वाद जितना जीभ से जुड़ा है उतना ही सेहत से भी। वो कहते हैं ना कि जीभ लपलपाना, यानी कोई स्वादिष्ट चीज देखी तो जीभ में भी कुलबुली मचने लगती है कि पानी आने लगता है। बिल्कुल। लेकिन अच्छी चीजों को उतना ही खाएं जितने में आपकी सेहत बनी रहे। ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो सेहत खराब कर बैठेंगे। अक्सर फरमाइश पर चटपटा तीखा खाना बना दिया जाता है और हम खा भी लेते हैं। तो ये भी थोड़ा गलत है, क्योंकि मन के अनुसार ना चले बल्कि स्वाद और सेहत के से जोड़कर देखें। वो अपने परिवारजनों को वो खाना खिलाएं जो स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखे। तो फिर हम क्या कहेंगे, स्वाद के उसमें चक्कर में सेहत खराब ना हो और स्वाद ऐसे हो कि संवाद ऐसे हो कि रिश्ते खराब ना हो। तो ये बात तो है। देखो ये जो सारी बातें हैं ये हमारी जबान से ही जुड़ी है, स्वाद का भी और संवाद का भी, जैसा कि हमारे श्रोताओं ने कहा। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक बार जो शरीर के अंग थे, जो इंद्रियां थी, वो कह रही थी कि हमारे चलाए तो चल रहा है शरीर। तो इतने में जबान बोली कि क्या चल रहा है, सब तो मैं ही करती हूँ, अगर मैं चख के ना देखूं तो पता कैसे चलेगा, खाना नहीं खा पाओगे, मतलब तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि क्या तीखा है क्या। और वो कहते हैं ना कि खाते समय अगर खाना अच्छा लगता है, मन खुश होता है, तो एक खास तरह का रस बनता है, तो वो रस ही नहीं बनेगा और फिर मन भी खुश नहीं होगा, तो फिर सेहत को क्या लगेगा। तो भाई ये भी काम मैं करती हूँ। और जब तुम कुछ बोलते हो तो भी हम उसको हमारे द्वारा कहा जाता है। तो अब ये बात सबने सुनी, तो इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ मैं। तो ये सुनकर कान को भी बहुत बुरा लगा, ये सुनकर आंखों को भी बहुत बुरा लगा, और दांत जो थे वो तो एकदम तिलमिला गए। उन्होंने लपक कर जीभ पर उन्होंने चढ़ाई कर दी और काट ली जीभ। अब जीभ तिलमिला गई। तब उसको समझ में आया कि भाई सभी का
सभी का अपना अपना योगदान है और सभी का सामंजस्य बिठाकर चलना बहुत जरूरी है। उसी तरह से जिस तरह से स्वाद और संवाद में सामंजस्य बिठाना जरूरी है। तो बहुत अच्छी कहानी आपने सुनाई और वाकई में एक साथ जब सारे लोग होते हैं, मतलब कहना चाहिए एक एकता होती है शरीर के अंदर, जितने भी पार्ट्स हैं, भाग हैं, उन सब में जब एकता होती तभी वो शरीर काम कर सकता है। तो भाई इसमें सबका योगदान तो है ही, है ना? बिल्कुल। हमारे एक साथी ने लिखा है कि रस के प्रलोभन से हमारी रसना अर्थात जिव्या कभी नहीं थकती, और बात स्वाद की हो या संवाद की, ये सब तो चलता ही रहता है। बिल्कुल चलता रहता है। जैसे हमारा प्रोग्राम में हम दोनों साथ होते हैं तो दोनों एक दूसरे से बातें करते करते सबसे बातें करते रहते हैं ना। हाँ, और साथ ही साथ हम गाने भी सुनते रहते हैं। पलकों की झालर, क्या बात है, इतना सुंदर ये गीत है। और मंजरी, जब हम स्वाद और संवाद के साथ गीतों की मिठास भी जीवन में घोलते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, तब आनंद दूसरा हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि आनंद हो उसके भी एक नियमित, एक निश्चित मात्रा रहती है। बिल्कुल, जितना सब चीजों का अपना अपना योगदान है। इस आनंद का भी इतनी ही मात्रा है आज क्योंकि घड़ी की तरफ बिल्कुल इशारा हो चुका है घड़ी का। तो अब इजाजत लेने का वक्त आ गया है। तो सभी सखियों को राजुल और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।